हेलो दोस्तों। अ, आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जीबीपी और जेबीवाई के पेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और बीपीए एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है और आने वाले दिन में यानी कि आज कल या परसों में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरफ मूव कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके उसके पीछे के रीजंस ये हैं कि आज मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा। दोनों कंट्री की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनको भी हम उस पर भी आज बात करेंगे और उस इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से मार्केट के जो प्राइस में जो क्या क्या मूवमेंट और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उस पे भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह से मूव किया और लगभग पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो अगर जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मार्केट में डिक्लाइन शुरू हो गया है, लगभग 2 हफ्तों से मार्केट में डिक्लाइन शुरू हो गया है और जीबीपी जेपीवाई का जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि जीबीपी जो है वो कमज़ोर हो रही है और जेपीवाई मजबूत हो रही है। इसके पीछे मैंने कुछ रीजंस बताए हुए थे आपके सामने कि ये जो जीबीपी ये जो जीबीपी और जेपीवाई एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। तो आज हम इसी के बारे में ना थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट के घटने और बढ़ने के पीछे की रीजंस क्या हैं। ओके, थोड़ा सा हम चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है और फिर कहाँ से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि देखिए, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद में प्राइस ने डिक्लाइन करना शुरू किया है। लगभग 2 हफ्तों से प्राइस डिक्लाइन करना शुरू किया है और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस लगभग 3 दिन से स्ट्रगल कर रही है। इसके पीछे भी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था और अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। हम कह सकते हैं कि 202 और 605 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ़िलहाल बन रहा है। इसके पहले जो है वो 205 का हमारा सपोर्ट बना था, बट उसको इसने तोड़ दिया था। तो अभी भी जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बेरिश में है। आप देखिए, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, लगातार जो कैंडल्स बन रही हैं मार्केट में वो रेड बन रही हैं और उनकी बॉडी लगभग लंबी ही है, छोटी बॉडी नहीं है। और फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं यानी कि जो ऑपरेटर हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि प्राइस को नीचे ले जाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये डेली का अभी हमने देखा कि डेली की मार्केट में, डेली के टाइम फ्रेम में जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बेरिश है। तो हम तो बाय करने का इसमें सोच भी नहीं सकते, बाय करना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। मैंने कल भी आपसे कहा हुआ था कि जब तक इस लेवल को प्राइस ब्रेक करके ऊपर ना जाएगा विद हाई वॉल्यूम, तब तक हम बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। हम सेल के भी बारे में अभी नहीं सोचेंगे। उसके पीछे की भी मैंने एक रीजंस बताया हुआ था कि इंडिकेटर जो है इकोनॉमिक दोनों कंट्रीज़ में, उसमें जीबीपी ज़्यादा स्ट्रांग है, जीपीवाई कमज़ोर है। तो हम ये आज फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा प्लान क्या होना चाहिए इस पेयर को लेकर के। तो जैसे कि आपने देखा डेली के टाइम फ्रेम पे ये कंडीशंस हैं। अब थोड़ा सा हम 4 आवर पे देख लेते हैं कि 4 आवर पे क्या होने वाला है। अब देखिए 4 आवर पे ये देखिए, यहाँ पे ही मैंने कल जो लेक्चर लिया हुआ था मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है।
ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पे ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये देखिए, ये लंबी बिग और ये लंबी बिग, वॉल्यूम भी हाई है, यानी कि प्राइस यहाँ तक तो आती है, प्राइस यहाँ तक तो आती है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद में सेलर्स का जो मनोबल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कमज़ोर होता है, और बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, और फिर ये प्राइस को ऊपर उठा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन भी सकता है। इसके पहले यानी कि लास्ट फ्राइडे को भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था। इसके ये लंबी लंबी विक्स भी बन रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अकोमुलेशन फेज़ में हो, और जो बड़े व्यापारी हैं वो अपने स्टॉक्स को बाई कर रहे हों छोटे छोटे अमाउंट में, और फिर यहाँ से वो बूम करेगा ऊपर। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज में, तो ये एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये हम भी कह सकते हैं कि देखो भैया, यहाँ भी बड़े प्लेयर शामिल हो गए हैं मार्केट में। यहाँ भी तो जो है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, तो यहाँ से भी तो प्राइस ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, जा सकती है। लेकिन हमें वही चेक करना है कि प्राइस जा सकती है ऊपर कि नहीं जा सकती है। और दूसरी बात अगर हम देखें, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये देखो, ये अगर आप देखो तो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो ये तो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि जीबीपी का जो इकोनॉमिक है इंडिकेटर है वो तो स्ट्रांग है, और ये हमारा डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। और फिर यहाँ पे आके एक सपोर्ट बना ले रहा है, यहाँ पे आकर के एक सपोर्ट बना ले रहा है। तो ये सब चल क्या रहा है मार्केट में? हम मार्केट को कैसे पहचानेंगे कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा? तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे, तो जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, ये एक बेयरिश चैनल में पूरा जो इनका स्ट्रक्चर है भाई साहब का, वो सब चल रहा है। ये देखिए, ये पूरा एक बेयरिश चैनल के अंदर ही चल रहा है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब अगर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अब अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, इस सपोर्ट लेवल को अगर प्राइस ने ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो हम सेल करेंगे, फाइनली सेल करेंगे। अब हम नहीं रोक सकते। हो सकता है मार्केट इस लेवल तक नीचे आ जाए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक आ जाए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और फिर यहाँ से डेफिनेटली मार्केट ऊपर उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है, और यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है, और यहाँ से भी उठ सकता है। तो हमें ये बातें ध्यान देनी हैं कि जब तक इस सपोर्ट लेवल को प्राइस अब ब्रेक ना करे, कल से भी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, हो सकता है आज कर दे, या फिर हो सकता है कल कर दे। अगर इसको ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम, तो हम सेल करेंगे, डेफिनेटली सेल करेंगे। अभी हम बाई में नहीं जाएंगे। बाई में नहीं जाने की रीजंस क्या हैं? क्योंकि हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिला। जब तक ब्रेकआउट ना कर दे, जब तक ये वाला ब्रेकआउट ना करे, ये जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना करे प्राइस विथ हाई वॉल्यूम, तब तक हम बाई की अपॉर्चुनिटी
नहीं देख सकते, हम बाई में जा ही नहीं सकते। और अगर हम बाई में जाते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ बाई कर लेते हैं, कर लीजिए, लेकिन ये हाई रिस्क है, हमें कंफर्म नहीं है। ये ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो कोई क्लियर है नहीं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा कर के फिर नीचे आ जाएगा, या फिर मार्केट हो सकता है यहीं से ब्रेक डाउन कर दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे चांसेस तो हैं कि यहाँ पे लंबी लंबी विक्स बन रही है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहीं से ही मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट को चलाने वाले बड़े प्लेयर हैं, अब उनका इंटेंशन क्या है इस चीज़ को लेकर के। हो सकता है बैंक ऑफ जापान क्वांटिटी बीजिंग कर रही हो सकता है ऐसा 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 पॉसिबिलिटी है, तो प्राइस फिर से भी नीचे आ जाएगा, तो उसमें हमारा लॉस हो जाएगा। हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमें इसको वेट करना होगा जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है विथ हाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए, यानी कि मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए। ये इस बात की गवाही है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में बड़े प्लेयर का हाथ है और ये मूव वैलिड है, इसीलिए हम वॉल्यूम की बार बार बात करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, आज भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी इसको रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। हो सकता है कि इसके नीचे भी आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है इन दोनों लेवल्स को, बहुत ही गौर से देखना है इन दोनों लेवल्स को। जब तक इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती प्राइस, तब तक हमें बाई और सेल में नहीं जाना है। ओके, देखो मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो यहाँ पे बाई किया हुआ था यहाँ पे, तो मेरा अभी लॉस चल रहा है। ये देखो अभी मेरा $39 to $40 का लॉस चल रहा है। तो ये मैंने बाई किया हुआ था, और ये मैंने बाई लास्ट फ्राइडे को किया हुआ था। मेरा 2-3 ट्रेड चलता है, तो उसमें मैंने किया हुआ था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें बाई और सेल अभी करो, क्योंकि मैंने बहुत पहले ट्रेड लिया हुआ है, तो उसमें वो चलेगा। ओके, अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जीवीपी स्ट्रांग है और जेपीवाई कमज़ोर है। इसके फिर भी जीवीपी क्यों डिक्लाइन हो रही है, उसके पीछे की रीजंस क्या है, मेरा क्या बेस रहता है इन सब के पीछे बोलने का पीछे, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अब देखिए, जैसे ये जापान है, ओके, और ये यूके है। ये जापान की जीडीपी का ग्रोथ है और ये यूके की जीडीपी का ग्रोथ है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वार्टर में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में जापान का जो जीडीपी ग्रोथ रेशियो था -0.5% था, यानी कि उनकी जीडीपी घट रही है, यानी कि उनके देश में जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है ना वो कम हो रही है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है अगर आपको जानना है तो कमेंट करो, मैं जीडीपी के बारे में एक डिटेल में बना दूंगा वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, अब वहीं दूसरी तरफ यूके की जो जीडीपी है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो 0.2% है। तो यहाँ पे जो जीडीपी का ग्रोथ रेशियो है वो तो यूके का ज़्यादा है। अब जब ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी मेन चीज़ है, अब जब जीडीपी का ग्रोथ रेशियो ज़्यादा है, यानी कि वो देश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उस देश की इकोनॉमी अच्छा चल रही है, तो इन्वेस्ट भी लोग उसी देश में करेंगे ना जो देश स्ट्रांग हो, ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर का जो एक माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम ऐसे देश में अपना पैसा लगाए ना जहाँ से हमको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में तो जीबीपी का ज़्यादा है, तो जीबीपी को तो और बढ़ना चाहिए, फिर वो नीचे क्यों आ रही है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा पहला बेस हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। ये देखिए इंटरेस्ट रेट। देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी हमको जानने के लिए कि उसकी देश की इकोनॉमी मजबूत है कि कमज़ोर है, हमें 5 चीज़ें चाहिए होती है। पहला जीडीपी ग्रोथ रेशियो, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और चौथा
चौथा बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर इन्फ्लेशन। ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम एनालाइज करके उस देश की पूरी इकोनॉमी को जज कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है, उस देश में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अभी हमने जीडीपी की बात की, जीडीपी में हमारा जीबीपी स्ट्रॉन्ग है। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। ये है जापान का इंटरेस्ट रेट और ये है आपका इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट। ओके, ये हमारा है जापान का इंटरेस्ट रेट और ये हमारा है यूके का इंटरेस्ट रेट। अब देखो, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट जब कोई भी बैंक अपने देश में इंक्रीज करती है तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन काबू में आता है, लोग खर्चा कम करते हैं और सेविंग्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब यहाँ पे 0.1% का इंटरेस्ट रेट जापान में है, 5.2% का इंटरेस्ट रेट जापान में है, यूके में है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है कि यूके में करेंगे, क्योंकि अगर अपना वो 100 रुपया, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो अपना 100 रुपया जापान में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 0.1 रुपीज़ मिलेगा, और अगर वही पैसा वो यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 5.5 पैसा 5.25 पैसा मिलेगा, तो 5.25 रुपये मिलेगा। तो रीजन्स है ना भाई, जिस 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 बंदे को ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ मिलेगा वो वहीं दौड़ के जाएगा। तो इसमें भी जीबीपी स्ट्रांग है कंपैरिजन टू जेपीवाई। अब हम तीसरे मानक की तरफ पढ़ते हैं। जापान में इन्फ्लेशन रेट कितना है, यूके में इन्फ्लेशन रेट कितना है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें ना एक के बाद एक से एक जुड़ी हुई हैं, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। जीडीपी बढ़ रहा है यानी कि पूरा देश मजबूत हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यानी कि वहाँ पे महंगाई कम हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। अब तीसरी चीज़ हो गई कि जापान में इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई कितनी है। अब देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है किसी भी कंट्री में तो बैंक्स उस देश के वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ताकि महंगाई कंट्रोल में आ सके। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए, मैं आपको एक डिटेल में इन्फ्लेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और इसको काबू में करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या क्या कदम उठाती हैं। अब यहाँ पे 2.8% है जापान का इन्फ्लेशन रेट और 2 यहाँ पे जो है वो 2% है यूके का इन्फ्लेशन रेट। अब देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कहाँ का ज़्यादा है कंपैरिजन टू यूके। जापान का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और यूके की कम है, यानी कि यूके में महंगाई कम है और जापान में ज़्यादा है। तो जहाँ की महंगाई कम है यानी कि जो पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, तो वो देश अच्छा ग्रो कर रहा है। इस मामले में भी जीबीपी स्ट्रांग है। चलिए एक मानक और हम देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि उस पूरे कंट्री में बेरोजगारी कितनी है। ये है जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये है यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ पे 2.6% लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के, ये जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा ना, ये 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है। एक साल में 4 क्वार्टर बैंक्स और देश निकालती हैं जिसमें वो अपने देश की पूरी इकोनॉमी, जो पूरी मानक है, जो पूरा इंडिकेटर है उसको शो करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट क्वार्टर 2024 का है। जापान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.6% है और यूके का 4.4% है। अब इस हिसाब से तो यूके में जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू
जापान के। तो देखिए एक मानक के हिसाब से 6% जो बेरोजगारी होती है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, कम से कम 6%। अगर किसी भी देश में 6% बेरोजगारी है तो वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर 6% से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई देश में तो वो देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है, राइट। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस की नहीं है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़े, ओके। तो इस मामले में भी दोनों बराबर हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस ऑफ ट्रेड कि दोनों देशों का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा है। ये है जापान का और ये है इंग्लैंड का, ओके। ओके एक मिनट, हाँ ये है जापान का और ये, हाँ ये है यूके का और ये है जापान का। अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि फर्स्ट एक साल में या फिर जैसा मैंने बताया कि क्वार्टर में, इन 3 महीनों में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट है वो कैसा रहा दोनों देशों के बीच या फिर एक देश का बाकी दुनिया के बीच में। जैसे मान लो कि जापान का जो फर्स्ट क्वार्टर का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ओके, वो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 224.38 JPY बिलियन और ये पॉजिटिव है। यानी कि जापान ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, यूके का माइनस में है इतना। अब इसका मतलब ये हुआ कि यूके ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है ना। अब देखिए अब इससे इकोनॉमी में फ़र्क कैसे पड़ता है। अब जब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो माल ज़्यादा बेचती है और उसके कंट्री में पैसा आता है, और जब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो खरीदती ज़्यादा है और अपनी कंट्री से पैसा भेजती है अदर कंट्री में। तो अभी फ़िलहाल जो यूके का बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो माइनस में है और जापान का प्लस में है। यानी कि जापान इतना सब कुछ करने के बाद में भी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो इसमें देखो इन सब में अगर हम सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड को छोड़ दें तो बाकी सारे चीज़ों में, बाकी सब में जो है वो यूके स्ट्रांग है, यानी कि जीबीपी स्ट्रांग है। अब देखिए, अब अगर आपको खुद पैसा लगाना हो किसी भी कंट्री में तो आप क्या देखोगे, आप उसकी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी देखोगे, उसका जीडीपी ग्रोथ देखोगे, उसका इंटरेस्ट रेट देखोगे, उसका इन्फ्लेशन देखोगे, उसका अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे और उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो मेजर है ना, जो मेजर 2 इंडिकेटर हैं वो जीडीपी ग्रोथ रेट है और इंटरेस्ट रेट है। इन्हीं 2 चीज़ों के बेसिस पे इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। अब इसके बावजूद भी मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि अगर हम देखते हैं कि प्राइस फिर भी डिक्लाइन कर रहा है तो उसके पीछे रीजन ये हो सकते हैं कि देखो लगभग 2 महीनों से 2 महीनों से मार्केट ऊपर जा रहा था, यानी कि जीबीपी स्ट्रांग हो रहा था और जेपीवाई कमज़ोर हो रहा था। उसके बाद में यहाँ पे जब 2 महीने हो गए उसके बाद में फिर हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर में
जो JPY का बैलेंस ऑफ ट्रेड आया हो वह पॉजिटिव रहा हो, तो उसकी वजह से बैंक ऑफ जापान क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रही हो। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है वो। क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रही हो जिससे मार्केट से यानी कि बाज़ार से बैंक ऑफ जापान JPY को बाई करती है और उसके बदले में जो अदर करेंसीज हैं उसको सेल करती है। इससे भी JPY बढ़ सकता है ऊपर, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में वो अब जो है अपना प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर रहे हैं धीरे धीरे, और जिससे मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं अब ये, और मार्केट सेंटिमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैंने आपको जो पॉइंट बताए ये 202.606 का पॉइंट है, और ये तकरीबन ये वाला पॉइंट है। इसको आप क्लोजली मॉनिटर करें। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो आप सेल में जा सकते हैं, और अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आप बाई में जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ब्रेक डाउन करेगी तो आज या कल कर देगी, यानी कि आज अपना 23 तारीख है, हो सकता है 23 और 24 के बीच में ब्रेक डाउन कर दे। और अगर इसको ब्रेक आउट करनी है तो हो सकता है ये पूरा वीक चल जाए और अगले हफ्ते में ये इसको कर पाए। तो हमें अगर सेल करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करती, हो सकता है आज कर दे कल कर दे, तो हम सेल में जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम बाई में जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको एक कोर्स चाहिए डिटेल में, जो कि मैं उस पर भी काम करने वाला हूँ, मैं जल्दी ही एक कोर्स डिज़ाइन करूँगा फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगिनर के लिए, और फिर उसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, चार्ट पैटर्न होगा, साइकोलॉजी होगी मार्केट के मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब A to Z उसमें हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। और जल्दी ही 2-3 महीनों के अंदर में वो कोर्स आ जाएगा, और आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डिटेल में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।